अभी देखो ये कैसे पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल ना। फर्स्ट वेव का ऐसे ये ओके, तो ये हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया बी, इसका एम्पलीट्यूड है ए, ये हो गया फर्स्ट वेव, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव। ओके, दोनों का क्रेस्ट, उसका क्रेस्ट कोइंसाइड करेगा। when crest of first wave coincide with the crest of another wave second wave, at that time ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, बोल्ड लाइन इसको कर देंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इससे बनेगा, ये हो जाएगा, ये हो गया रिजल्टेंट वेव हो गया। सो दैट इज उसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये जो एम्पलीट्यूड r इज इक्वल टू a प्लस b हो गया मैक्सिमम। तो कब पॉसिबल होगा ना, crest of one wave is coincide with the crest of another wave, at that time the amplitude is maximum and that is called a constructive interference. constructive interference ये हो गया constructive interference। ओके, constructive interference होगा। तभी इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था, इंटेंसिटी is directly proportional to the square of the amplitude, intensity directly proportional to the square of the amplitude, I directly proportional to r square, I for intensity, energy crossing per second per unit area, amplitude is the maximum displacement on either side of the mean portion। यहाँ से mean portion है, उधर नीचे भी mean portion है, mean portion से ये जो है ये प्लस है ऐसे माइनस होगा, ये माइनस है, that is called amplitude। ओके, सिमिलरली I मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मैक्सिमम रो स्क्वायर, और I मैक्सिमम इक्वल टू K R मैक्सिमम रो स्क्वायर। R मैक्सिमम वैल्यू क्या था, A प्लस B, सो A प्लस B होल स्क्वायर हो गया, इसको इक्वेशन 7 कर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया K * A प्लस B रो होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये था कंडीशन तुम्हारा। ये तो जब बताना क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस का कंडीशन क्या है ना, फाई इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ 2n पाई, दैट मींस इवन मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन, इवन मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन। अभी उसका कंडीशन निकालेंगे पाथ डिफरेंस का, पाथ डिफरेंस का रिलेशन अभी क्या है ना, अभी रिलेशन बिटवीन फाई एंड एक्स। एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस, फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अभी देखो ये जो एक वेव है, एक वेव इसमें 0, ये पाई, ये 2 पाई, टोटल डिस्टेंस इज लैम्बडा। लैम्बडा इज द टोटल डिस्टेंस लेंथ। जब लैम्बडा होगा डिस्टेंस तभी फेज होगा 2 पाई, जब 1 होगा डिस्टेंस तभी 2 पाई और बाई लैम्बडा हो जाएगा फेज। जब x होगा डिस्टेंस पाथ डिफरेंस x एंड s से, तो फेज हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू x, दैट मींस I इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू x। ओके, सो दैट मींस फेज डिफरेंस is equal to 2 pi by lambda into path difference। ठीक है, अभी पाथ डिफरेंस क्या बताया, लीनियर डिस्टेंस, दो वेव का बीच में लीनियर डिस्टेंस इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। एंगुलर डिफरेंस यानी से फेज डिफरेंस, वो रिलेशन याद है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू x। हो गया, ये फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। इज इट क्लियर? अभी क्या करेंगे, ये जो कंडीशन निकालेंगे इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस।
तो यहाँ से x हो गया क्या, x इज इक्वल टू 5 into लैम्डा बाई 2 पाई, 5 into लैम्डा बाई 2 पाई। दिस इक्वेशन से x इज इक्वल टू 5 into लैम्डा बाई 2 पाई। बट हियर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस phi is equal to 2n pi, phi equal to 2n pi। उसका वैल्यू पुट कर देने से तो क्या होगा ना, x इज इक्वल टू 2n पाई इंटू ऊपर में लैम्डा नीचे 2 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2n लैम्डा हो गया। तो उसको इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल में एक्सप्रेस करने के लिए इट कैन बी रिटन एज 2n इंटू लैम्डा बाई 2। For constructive interference, that is for constructive interference ना, path difference is even multiple of lambda by 2। ओके, ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन। और इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस में क्या था ना, फेज डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ, ये था इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो फेज में होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन 2n पाई। इज इट क्लियर? Path difference is even multiple of lambda by 2. For constructive interference, phase difference is even multiple of pi radian. Okay? ये all about your maxima। जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम से इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ओके, नेक्स्ट वन इज मिनिमा, केस 2। Case 2 is minima. Two waves are in opposite phase. That is phi equal to pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi डॉट 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 ऑपोजिट फेज में होगा। हेलो, अच्छा नहीं कर ओ ठीक है। और तो क्या कोई क्लास में नेक्स्ट अच्छी शुक्रवार दिन ऑनलाइन क्लास होती है। हाँ ठीक है तो सुविधा आपको। और phi is equal to 2n plus 1 whole into pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3 डॉट 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 n 0 होने से pi हो गया, n 1 होने से 2 plus 1 3 pi हो गया, 5 pi हो गया, ऐसे। That is called the odd multiple of pi radian। ओके, ये कंडीशन है मैक्सिमा का, दैट इज कॉल्ड द, बाद में बताएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सो cos phi क्या हो जाएगा ना, -1। तो cos का जो इवन पाई 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऑलवेज +1 होता है। अब कॉड का cos का जो ऑड पाई है, ऑड दैट इज 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई इज ऑलवेज -1 होता है। और साइन का हर पाई, इवन ऑड सब जितना पाई है सब 0 हो जाता है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 से उसका वैल्यू क्या था, r इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। ये cos phi का वैल्यू क्या हो गया, -1 बराबर उल्टा। तो ये हो गया स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का रूट ओवर a माइनस b का होल स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज इक्वल टू a माइनस b। दैट मींस ये एम्पलीट्यूड मिनिमम हो गया, एम्पलीट्यूड मिनिमम हुआ। ओके, कौन सा कंडीशन में? मिनिमा में। मिनिमा में एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, दैट इज दिस वैल्यू इज क्या है? a माइनस b। डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव इज a, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव इज b। सो दोनों का डिफरेंस है a माइनस b। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा a माइनस b। मिनिमम हो गया। तो ये मिनिमम है से अभी बताया था इंटेंसिटी। तो क्या होगा? मिनिमम कैसे होगा? कौन सा कंडीशन में? देखो ये जो दो वेव है, फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव है, ये फर्स्ट वेव उधर कर देंगे, फर्स्ट वेव ये बड़ा कर देंगे, फर्स्ट वेव इसका एम्पलीट्यूड है a। ओके, इसका एम्पलीट्यूड है a और सेकंड वेव जो है ये अपोजिट फेज होगा। दैट मींस इसका क्रेस्ट और इसका स्ट्रोक एक लाइन में रहेगा, कांस्टेंट करेगा। तो दैट मींस उसका एम्पलीट्यूड क्या था? b था। तो रिजल्टेंट जो वेव आएगा, रिजल्टेंट, तो उसको रिजल्टेंट में जहां पर पड़ा है वो साइड में जाएगा। ये रिजल्टेंट वेव है, दिस इज फर्स्ट वेव। ओके, और दिस इज सेकंड वेव। और ये जो गोल लाइन है ये रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट वेव। दैट मींस कौन सा कंडीशन है वो सेटिस्फाई किया ना? क्रेस्ट ऑफ वन वेव coincide with the drop of the second wave. If crest of first wave coincide with the drop of the second wave, at that time amplitude is minimum. ये minimum amplitude है ये, that is called a minus b होगा, a minus b. This is called the destructive interference. This is called destructive interference। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा ना? दैट मींस फाई इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ बाइरेडियल एनर्जी। अभी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। I minimum directly proportional to I minimum rho square और I minimum equal to क्या हो गया? that a minus a into a minus b the whole square। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया। तो मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है ना? k into a minus b the whole square। तो उसका जो पाथ डिफरेंस का कंडीशन था, लैम्ब्डा इक्वल टू क्या? x इक्वल टू 5 into लैम्ब्डा बाय 2 पाई, क्योंकि 5 इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्ब्डा इनटू x था। x इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। सो x उधर रहने से 5 into लैम्ब्डा बाय 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का वैल्यू हियर 5 इज इक्वल टू क्या है? हियर 5 इज इक्वल टू 2n + 1 into पाई, उसका प्लेस में पुट कर देंगे। तो पुट करने से x इज इक्वल टू 5 का प्लेस में 2n + 1 होल इनटू पाई इनटू लैम्ब्डा बाय लैम्ब्डा ऊपर नीचे 2 पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो गया। ये 2n + 1 होल इनटू लैम्ब्डा बाय 2। तो ये था कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। In terms of path difference, condition for destructive interference. What is that? That is path difference or destructive interference. Destructive interference is odd multiple of लैम्ब्डा बाय 2। ये और मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 2 है। ओके, कुछ समझ में आया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इवन मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 2 था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 2 हुआ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा?
ना जब क्रेस्ट ऑफ फर्स्ट वेव कोइंसाइड विद द क्रेस्ट ऑफ सेकंड वेव, सो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा तो इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज r इज इक्वल a प्लस b होगा। दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, intensity is directly proportional to the square of the intensity is directly proportional to the square of the amplitude, so intensity maximum हो जाएगा। ठीक है, तो उसका बाद क्या था ना तुम्हारा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रेस्ट ऑफ फर्स्ट वेव कोइंसाइड विद द ट्रॉप ऑफ सेकंड वेव, उसका ट्रॉप अपोजिट फेज है, सेम फेज नहीं है, अपोजिट फेज है, तो इसमें क्रेस्ट होगा फर्स्ट वेव का, ट्रॉप होगा सेकंड वेव, कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड करने से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, दैट इज a माइनस b। और एम्पलीट्यूड मिनिमम होने से इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, वो भी मिनिमम हो जाएगा। ओके, इंटेंसिटी मिनिमम होगा, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है ना, आई मिनिमम इज इक्वल टू k इंटू a माइनस b र होल स्क्वायर, और आई मैक्सिमम इक्वल टू k इंटू a प्लस b र होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? उसके बाद ये जो पार्ट डिफरेंस का दो कंडीशन है, एक था इवन मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 2 फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देयरफॉर ये दोनों को डिवाइड कर देने से क्या होगा ना, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू a प्लस b रा होल स्क्वायर बाय a माइनस b रा होल स्क्वायर, a प्लस रा होल स्क्वायर बाय a माइनस b रा होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया। तो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, राइट द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। उसका बाद है ऐसे देखो, जब if I1 and I2 be the intensity of first and second wave respectively, first and second wave respectively, I1 is the intensity of first wave and I2 is the intensity of second wave, and only I is equal to resultant intensity of phi is equal to phase difference between two waves। ओके, 2 waves अभी बताया था इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड हाउ दे आर रिलेटेड, ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज I1 directly proportional to a square, I2 directly proportional to b square, I directly proportional to r square। ठीक है, तो इक्वेशन जो 5 था, फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या होगा, r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos phi, r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos phi। r square का वैल्यू क्या हो जाएगा, सब कांस्टेंट प्रोपोर्शनल सेम है, इसका बाद प्लेस में i स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू i2 प्लस 2, a क्या हो जाएगा रूट ऑफ i1, b क्या हो जाएगा रूट ऑफ i2 into cos phi। ओके, और दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I1 into I2 cos phi, स्क्वायर रूट ऑफ I1 into I2 cos phi। इसको इक्वेशन 10 कर दो, उसको I1 बाय I मैक्सिमम बाय I मिनिमम को 9 कर दो, उसको 10 कर दो। ठीक है, ये कब जो होगा, ये जो इक्वेशन अभी बताया, जब इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव दिया जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव इज ऑल्सो गिवन टू यू, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव and phase difference between them is given to you, how to calculate the resultant intensity। इससे फॉर्मूला यूज करने से ये जो इक्वेशन 10 दैट इज I is equal to I1 plus I2 plus 2 रूट ऑफ I1 I2 cos phi यूज करने से हो जाएगा।
दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। में रिजल्टेंट इंटेंसिटी और टोटल इंटेंसिटी, जब दो वेव, फर्स्ट वेव हैविंग इंटेंसिटी I1, second wave is having intensity I2, both are superimposed with each other, interfere with each other. At that time resultant or total और net intensity का formula क्या है? What will be the net intensity और resultant intensity? उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताएं। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम में क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई का वैल्यू क्या था? cos फाई = 1 + 1 फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos फाई = 1। तो cos फाई 1 होने से I = I1 प्लस I2 प्लस √I1 I2 हो गया। तो उसको इसे करने से I = क्या हो जाएगा ना, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम हो गया। सिमिलरली फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा ना, cos फाई = -1, cos फाई का वैल्यू -1 होगा। तो -1 होने से क्या होगा ना, यहाँ पर I = I1 प्लस I2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2√I1 × I2, 2√I1 × I2। So this implies that ये हो जाएगा I = √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम इंटेंसिटी मिनिमम, ये हो गया इंटेंसिटी मैक्सिमम। ओके, तो उसका बाद था कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस करने के लिए दो वेव है, टू वेव से ये कौन सा कंडीशन में, एट व्हिच कंडीशन दे इंटरफेयर विथ ईच अदर। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है, व्हाट आर दे? The two sources must emit waves continuously with same wavelength and same frequency। जो सोर्स है जहां से वेव आएगा हमेशा क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअसली वेव एमिट करेंगे जिसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, जिसका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट कंडीशन। द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, the amplitude of two waves should either equal or nearly equal, should either or nearly, should either equal or nearly equal। दो वेव है, ये दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए और नियरली इक्वल होना चाहिए, तभी ये इंटरफेयर करेंगे। और जो सोर्स है जहां से वेव प्रोड्यूस हो रहा है, सोर्स है, तो जैसे अभी मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मींस I am the source of production of sound wave। so source जहां से वेव आ रहा है, so that wave should be narrow होना चाहिए, पिन होल जैसे नैरो होना चाहिए, स्लिट जैसे नैरो होना चाहिए। और क्या है ना, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस, टू सोर्सेस placed very close to each other, two sources should placed close to each other। दोनों का बीच में, दो सोर्स जो है दोनों का बीच में डिफरेंस वेरी स्मॉल होना चाहिए। क्या करने के लिए? इंटरफेरेंस करने के लिए। और लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द टू सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट सोर्सेस। टू सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, COHERENT, कोहेरेंट सोर्सेस। Coherent sources are those sources which either have no phase difference or have a constant phase difference between them, है ना? जो दो सोर्स जो है तो सोर्सेस आर कोहेरेंट। कब होगा ना, दोनों का बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा, तो होने से कांस्टेंट रहेगा, तभी टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। कोहेरेंट सोर्स नहीं होने से तो कभी भी ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। ठीक है,
तो दीज आर द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। तो इंटरफेयर करने के लिए, दो वेव इंटरफेयर करने के लिए ये है कंडीशन, ये कंडीशन है तभी वो इंटरफेयर करेंगे। ओके, क्वेश्चन आएगा राइट द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, राइट द टू कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, ऐसा आएगा। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस, जैसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस, फेज डिफरेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस इज 0। सोनाली, फेज डिफरेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस इज 0, दैट इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों का बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ओके, ये जो पढ़ाई हुआ, ये जो पढ़ाई हुआ इसमें क्वेश्चन है, राइट। एक क्वेश्चन लिखो, right, two waves of intensities, two waves of intensity ratio, two waves of intensity ratio 1:9, two waves of intensity ratio 1:9, 1:9 cross each other, cross each other, cross each other, okay, cross each other at a point, full stop, point. Calculate the ratio of, calculate the ratio of resultant intensities, resultant intensities at a point, when first bit waves are incoherent, second bit में waves are coherent, waves are coherent, waves are coherent and differ in phase by 60 degree, and differ in phase by 60 degree, differ in phase by 60 degree, differ in phase by 60 degree। ठीक है, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कुछ मालूम है? तो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट I1 by I2 इज गिवन, ये क्या हो गया, स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 क्या है, तो a by b हो जाएगा 1/9 का रूट ओवर इज इक्वल टू 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। ओके, 1/3 हो गया। तो उसके बाद जब फर्स्ट बिट में क्या है, इनकोहेरेंट के लिए नेट इंटेंसिटी I इज इक्वल टू k इंटू I1 प्लस I2 हो गया, k इंटू I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू k इंटू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, k इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो उसका बाद इनकोहेरेंट के लिए, कोहेरेंट के लिए सेकंड बिट के लिए देखो उसका एंगल क्या है, फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री रहने से तो I इज इक्वल टू k इंटू क्या हो जाएगा ना, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ओके, तो k इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos फाई का cos 60 डिग्री हाफ, तो दैट इज इक्वल टू k इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab हो गया। ये नेट इंटेंसिटी आई, उसको I डैश कर दो,
आई इंटू आई डैश। अभी दोनों का रेशियो निकालेंगे, रेशियो दोनों को डिवाइड कर देंगे। रेशियो निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो आई बाई आई डैश इक्वल टू ए के इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ये हो गया के इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो के कैंसिल हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर दो। तो a इज इक्वल ए बाई बी क्या है 1/3 और b इज इक्वल टू 3a। तो उसका प्लेस में पुट कर दो स्क्वायर, ये 3a हो गया 9 स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ये हो गया 9 स्क्वायर स्क्वायर प्लस उसका बाद a इनटू ये 3 स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो गया। तो ये ऊपर में हो गया 10 स्क्वायर बाई ये हो गया 13 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 13 स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया 10/13, ओके। तो आंसर होगा 10/13। देयरफॉर I is to I dash equal to 10 is to 13 इक्वल टू 10 is to 13 होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखो, the intensity ratio in the interference pattern, the intensity ratio, next question, question number 2, question number 2 में the intensity ratio to the interference pattern is 4:1, okay. Calculate the ratio of the amplitudes, calculate the ratio of the amplitudes, calculate the ratio of the amplitudes। उसका एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है, एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है, ओके। क्या करना है, एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट, एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द इंटेंसिटी रेशियो इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, दैट मींस I1 by I2 इज इक्वल टू क्या दिया है 4/1। तो हम लोग को क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड रेशियो। तो a by b निकालना है। तो you know that I1 by I2 is equal to a square by b square, or this implies that a by b is equal to I1 by I2 the root over, that is equal to 4/1 the root over 2/1। So that is equal to a is to b is equal to 2:1, a is to b equal to 2:1 हो जाए ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।